अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन द वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, हमने एक ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं केसी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये देखेंगे कि उनके दरमियान में क्या रिलेशन है। ठीक है, सो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज व्हिच मे बी यूज्ड टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो टोटल कितनी तरह की डिफरेंट क्वांटिटीज हैं? 4 तरह की हैं। इसका मतलब है 4 तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे। क्लियर हो गया? हमने उन 4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना है और फिर ये देखना है कि उनके दरमियान में क्या रिलेशन है। तब हम कंपेयर करेंगे ना सबको। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले बच्चों हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं। जनरल रिएक्शन हमारे पास क्या है? जैसे ए और बी रिएक्टेंट हैं और ये मिलके क्या बना रहे हैं? सी और डी बना रहे हैं। ठीक है, तो ए का जो कॉफिशेंट है वो स्मॉल ए है, बी का कॉफिशेंट स्मॉल बी है, सी का कॉफिशेंट स्मॉल सी है, डी का कॉफिशेंट स्मॉल डी है। ठीक है, तो ये ए बी सी डी क्या है? ये कॉफिशेंट्स हैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी ये क्या है? ये कॉफिशेंट्स हैं। क्लियर है? अब हमने ये देखना है कि हमने कहा है ना 4 तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, तो वो 4 तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से हैं? हमारे पास जनरल इक्वेशन ये है, चारों कांस्टेंट को इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन अ मोल पर डीएम क्यूब। ये अभी हमने पढ़ा है ना लॉ ऑफ मास सेक्शन में, तो जो फर्स्ट वाला केसी है वो वही है जो अभी हम पढ़ के हटे हैं। तो इसका आप अगर केसी लिखो तो केसी इज इक्वल टू, ऊपर हम क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट, और नीचे क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है ना, जब हमने केसी फाइंड करनी है तो हम इक्वेशन में जब हम केसी निकालते हैं किसी इक्वेशन का, तो ऊपर हम प्रोडक्ट लिखते हैं और नीचे हम क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट, और ये ए और बी क्या है? रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट ऊपर आएगा सी एंड डी आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा बी। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ मोल ए है, यानी जो कोफिशिएंट लिखा हो आपने वो भी मेंशन करना है। तो सी का क्या है? सी, डी का है स्मॉल डी, ए का है स्मॉल ए और बी का है स्मॉल बी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम क्या बोलते हैं? ये है स्क्वायर ब्रैकेट। किसके लिए हम यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर मोल पर डीएम क्यूब। अभी तक हमने एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पढ़ा है, तो 4 तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। चारों को वन बाय वन पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद इनको रिलेट करेंगे। सेकंड है व्हेन द कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। पहले क्या था? मोल पर डीएम क्यूब, अब क्या है? पार्शियल प्रेशर। जब आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हो फॉर अ गैसियस रिएक्टेंट, मींस दैट जब आपके पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो गैसियस स्टेट में हो, तब आपने मोल पर डीएम क्यूब की बजाय पार्शियल प्रेशर यूज करना है। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा उसको लिख लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? के पी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का वर्ड ये आएगा, तो पी का मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर, यानी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगेन ऊपर प्रोडक्ट होगा, नीचे रिएक्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे अब आपने मोलर कंसंट्रेशन की बजाय पी का वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर हमारे पास यहाँ पे सी, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉट। सी के मोलर, सी के मोल्स कितने हैं? सी के कोफिशिएंट कितना है? सी। ठीक है, इसी तरह पार्शियल प्रेशर डी और इसके मोल्स कितने हैं? डी। क्लियर? इसी तरह पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? ए, नंबर ऑफ मोल्स ए, और यहाँ पे आएगा पार्शियल प्रेशर बी एंड नंबर ऑफ मोल्स बी। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसी तरह बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग क्या है? अब यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे पी का मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे जो एन है इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग देखो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा? आपने जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको रिप्रेजेंट एन से किया है। ठीक है, जहाँ हमने पी लिखा है ना वहां हम एन लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा? एन सी, और यहाँ पे सी डॉट एन डी और डी। ठीक है, सेम वही है ना, सिर्फ पी की जगह आपने एन लिख दिया। क्लियर है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन ए डॉट एन बी एंड बी आ जाएगा। ठीक हो गया? तो ये आपके पास क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास 4 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा है? व्हेन द कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स के साथ। तो इस केस में हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? यहाँ पे देखो एक्स का मतलब
x क्या है, x है मोल फ्रैक्शन। तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, x लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x c नंबर ऑफ मोल c, उसके बाद डॉट x d, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल d, यहाँ पे आ जाएगा x a और स्मॉल a डॉट x b एंड स्मॉल b, ठीक है। तो जैसे जैसे आपने टर्म्स को चेंज किया है वैसे वैसे आपने फार्मूलाज में वो टर्म्स ऐड कर दी हैं। अब आप चारों के दरमियान देखो रिलेशन क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन these equilibrium constant constants are, ठीक है। अब रिलेशन देखो क्या है। सबसे पहले आपने बच्चों पता क्या करना है, सबसे पहले आपने ना Kp लिख लेना है, यानी सबका रिलेशन आपने अकॉर्डिंग टू Kp यानी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने Kp लिख लिया, यहाँ पे भी आपने Kp लिख लिया, यहाँ पे भी आपने Kp लिख लिया। एक दफ़ा रिलेशन आपने Kc के साथ लिखना है, एक दफ़ा आपने मोल फ्रैक्शन के साथ और एक दफ़ा आपने नंबर ऑफ मोल के साथ लिखना है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इनके साथ लिखना है रिलेशन R T, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा P और यहाँ पे क्या आ जाएगा N, ठीक है। और इन सब के ऊपर पावर हमने लिख दी डेल्टा N, यहाँ पे डेल्टा N और यहाँ पे डेल्टा N। तो ये बेसिकली रिलेशन है जो यहाँ पे हमारे पास मेंशन है। हमारे पास जो R है, ये R इसको बोलते हैं जर्नल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है और हमने वो पढ़ी हुई है लास्ट चैप्टर में। क्या है ये जर्नल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0821 dm क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन एंड पर मोल। क्लियर। तो ये हमने बच्चों पहले पढ़ी हुई है, ये R की वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये T है, इस T को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो P है, इस P को हम बोलते हैं, ये है प्रेशर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेशर ऑफ द सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे जो N है, कैपिटल N, इसका मतलब क्या है, ये बच्चे बेसिकली क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये जो सबके ऊपर पावर डेल्टा N है, ये क्या है, डेल्टा N बेसिकली क्या है, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है। क्या है ये, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स, ठीक है। और किसमें है, इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये डेल्टा N बेसिकली क्या है, डेल्टा N को अगर हम ऐसे लिखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बेसिकली ये है डेल्टा N, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जितने उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, तो हमारे पास डेल्टा N की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। अब आप क्या करो, इस डेल्टा N की जगह आप सबकी जगह 0 पुट करो, Kp इज इक्वल टू Kc RT एंड 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह Kp इज इक्वल टू Kx, यहाँ पे P 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे Kp इज इक्वल टू Kn और यहाँ पे N 0 हो जाएगा। किसी भी चीज़ की बच्चों जब पावर 0 होती है ना, तो वो 1 के इक्वल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे 1 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है और 2 की पावर 0 है तो उसको हम 1 के इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पे भी इसकी पावर 0 है तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के। 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर Kc ही आएगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो Kp होगा वो किसके इक्वल होगा, Kc के, और यहाँ पे जो Kp है वो किसके इक्वल है, Kx के, और यहाँ पे जो Kp है वो किसके इक्वल है, Kn के। तो अब आप देखो, अगर Kc Kp के इक्वल है, ठीक है, और Kp Kx के इक्वल है और Kp Kn के इक्वल है, तो आप इन शॉर्ट क्या लिख सकते हो, दैट Kp इज इक्वल टू Kc, Kc इज इक्वल टू Kx एंड Kx इज इक्वल टू Kn। और ये कब होगा, व्हेन n इज इक्वल टू 0, जब आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो बराबर होंगे, उस केस में आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो अब हम बच्चों न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी से रिलेटेड फिर आपको मजीद क्लियर होगा। अब यहाँ पे बच्चों एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लो, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, रिएक्शन हो रहा है इनके दरमियान में, बेसिकली हैबर प्रोसेस है और अमोनिया बन रहा है। बैलेंस करोगे 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो अमोनिया बनाएंगे। द वैल्यू ऑफ Kc एट 500 डिग्री, तो 500 क्या है, ये हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। और ये क्या है, ये Kc की वैल्यू है। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kp फॉर दिस रिएक्शन। तो आपने फाइंड क्या करना है, Kp। तो सबसे पहले जो डाटा है उसको लिख लेते हैं, फिर हम Kp की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास जो Kc है वो है 6.0 इंटू 10⁻⁻² आ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस। हमने इसको केल्विन में लेना है। अभी हमने पढ़ा ना, टी का मतलब क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मींस हमने टेम्परेचर केल्विन में लेना है। तो हम प्लस 273 कर देंगे तो ये आ जाएगा 773 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आर होता है जनरल गैस कांस्टेंट, की वैल्यू फिक्स होती है 0.0821 dm³ एटमॉस्फेयर पर केल्विन एंड पर मोल, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने Kp फाइंड करना है। क्लियर हो गया। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप डेल्टा एन तो निकाल सकते हो ना। डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर हो गया। तो आप देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपके पास प्रोडक्ट कितने हैं, 2 मोल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब आप ये देखो बच्चों, ये दोनों आपके पास रिएक्टेंट हैं, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अब यहाँ पे पहले ना लिख लो, यहाँ पे ये 1 मोल है और हाइड्रोजन कितने मोल है, 3 मोल है। और यहाँ पे जो NH3 है ये कितने मोल है, ये है 2 मोल, ठीक है। तो अब आप देखो प्रोडक्ट कितने मोल हैं, 2 मोल, और रिएक्टेंट कितने मोल हैं, 3 और 1 4 मोल आ जाएगा। अब यहाँ से 2 में से -4 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, -2, यानी आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आप क्या करो, अब आप जर्नल में, क्लियर हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला क्या है, जिस फार्मूला से हम Kp निकालेंगे। तो फार्मूला है हमारे पास Kp इज इक्वल टू Kc RT n डेल्टा n है, ठीक है। तो अब आप इस फार्मूला में जस्ट वैल्यू पुट करो। तो Kc हमें दिया हुआ था जिसकी वैल्यू क्या है, 6.0 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। और R जनरल गैस कांस्टेंट है, वैल्यू इसकी क्या होती है 0.0821, ठीक है। और टेम्परेचर हमने केल्विन में अभी निकाला है विच इज 773, और डेल्टा एन की वैल्यू भी हमने अभी निकाली है, वो है -2। ठीक हो गया। तो सबसे पहले बच्चों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब हम इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो आंसर क्या आएगा, आंसर आता है 63.5, ठीक है। और यहाँ पे ये -2, अगर आप इसको प्लस में करना चाह रहे हो तो आप इसको ओवर के नीचे लिख दो। फॉर एग्जाम्पल आप इस वाली इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो दैट 6.0 आप इधर ही रहने दो, ठीक है। और ये वाली वैल्यू आप नीचे ले जाओ। जब आप नीचे ले जाओगे तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप क्या करो, अब आप इसका स्क्वायर लो, यानी 63.5 को मल्टीप्लाई करो 63.5 से, तो आपके पास आंसर आएगा 4032.25, ठीक है। और ऊपर सेम ऐसे ही रहेगा। अब आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे बच्चों तो आंसर आएगा आपके पास 1.4 इंटू 10⁻⁻5, ये आंसर आएगा। अब Kp की वैल्यू ये है, और अगर आप Kc की वैल्यू देखो वो कितनी थी, 6.0 इंटू 10⁻⁻2 थी, ठीक है। तो इट मीन्स दैट हमारे पास जो Kp की वैल्यू है वो लेस देन आई है, किससे, Kc की वैल्यू से। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारे पास ये सारी वैल्यूज बराबर कब होंगी, जब हमारे पास डेल्टा n 0 होगा। अभी हमने पढ़ा ना, जब डेल्टा n 0 है तब ये सारी वैल्यूज बराबर होंगी। अभी तो डेल्टा n 0 नहीं है, डेल्टा n की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है। तो इट मीन्स दैट हमारे पास जो Kp Kc है वो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो हमने न्यूमेरिकल से भी सॉल्व कर लिया, यहाँ पे भी हमने बता दिया कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है Kp की, दैट इज लेस देन Kc। इट मीन्स दैट कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स हैं वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब एक और सैंपल प्रॉब्लम देख लेते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 8.4 है। इन द रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर R SO2 इज 1.0 इंटू 10⁻6 पास्कल, यानी हमारे पास ये वैल्यू है SO2 की, ठीक है। ये वैल्यू है ऑक्सीजन की और ये वैल्यू है SO3 की। और हमें क्या निकालना है, Kp फाइंड करना है। और Kp का हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला भी लिखा है ना, वो फार्मूला लिखना है, वैल्यू लिखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इक्वेशन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ठीक है,
और बन क्या रहा है सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो बैलेंस कर लेते हैं 2 इधर और 2 इधर, क्लियर है। तो अब यहाँ पे Kp अप्लाई करते हैं, तो ऊपर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपने पार्शियल प्रेशर P लिखना है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ क्या है कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, और SO3 आ जाएगा, क्लियर। अब आपने इसका लिखना है P, अब यहाँ पे भी देखो 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा और SO2 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अपने पार्शियल प्रेशर लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 आएगा, तो साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन आ जाएगा, क्लियर है। अब आप क्या करो, अब आप जस्ट इन सब की वैल्यू लिख दो, क्लियर। SO3 की वैल्यू देखो क्या है 8.0 इंटू 10⁻⁶ और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह SO2 की वैल्यू देखो क्या है, SO2 की वैल्यू है हमारे पास 1.0 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, और यहाँ पे भी देखो ये भी क्या है, ये भी 2 है, ठीक है। अब ये बच्चों ये 2 इसका पावर का, ये 2 ऑक्सीजन का ऊपर है, ठीक है, मल्टीप्लाई। और ऑक्सीजन की वैल्यू देखो कितनी है 7.0 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगी। अब आप बच्चों इसको हल करो, इसका आप ले लो स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा 6.4 इंटू 10⁻13 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 7 इंटू 10⁻18, ठीक है। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा 9.14 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन कंडीशंस। The position of equilibrium refer to the relative amount of product and reactant present in an equilibrium mixture। देखो एक रिएक्शन हम जब लिखते हैं तो हम बताते हैं ना कि रिएक्टेंट्स के इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, प्रोडक्ट के इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेफर टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड अ रिएक्टेंट present in a equilibrium mixture। तो नेक्स्ट देखो, if the concentration of the product is increased relative to the reactant, so we can say that the position of equilibrium has shifted to the left। For example बच्चों, हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ पे है प्रोडक्ट। अगर हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है 2, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 1, तो अगर इक्विलिब्रियम आना है तो वैल्यूज यहाँ से कहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी ना। तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वाली साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड है, और ये वाली साइड क्या है, राइट साइड है। तो अब दोबारा पढ़ो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड रिलेटिव टू द रिएक्टेंट, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, सो वी कैन से दैट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हैज शिफ्टेड टू द लेफ्ट। तो अगर इक्विलिब्रियम आना है यानी दोनों वैल्यूज बराबर होनी है, तो डायरेक्शन किधर होगी रिएक्शन की, इस तरफ, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इससे ऑपोजिट होगा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड। अब हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, अब इसको 2 कर दो, अब इसको 1 कर दो, ठीक है। ये वाली साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट साइड है, और ये वाली साइड क्या है, ये है हमारे पास राइट साइड है, ठीक है। सो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड रिलेटिव टू द रिएक्टेंट, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से कम होगी और हमें रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे लाना है, तब क्या होगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन क्या है, राइट। सो इक्विलिब्रियम हैज शिफ्टेड टू द राइट, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।